मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से स्टार्ट करते हैं, है ना, बाकी गो थ्रू करेंगे, फिर उसमें बीच में अपडेट करते चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक हायरार्की ले लेते हैं, उसमें था क्या लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास दो वेरिएबल थे x और y, ठीक। सपोज कोई भी दो वेरिएबल तुम्हारे पास है x और y के फॉर्म में है, जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है ये बाद का फैक्टर है। उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है उनके ओरिजिनल यूनिट्स के फॉर्म में, इज देयर एनी एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, देन यू आर गोइंग विद कोरिलेशन। जस्ट सिंपल कोरिलेशन का सेटअप तुम यूज़ करते हो और इसका फिर चेक करते हो कि कोई कोरिलेशन है कि नहीं है इनकी वैल्यूज़ में, बट कंडीशन क्या था, उनकी ओरिजिनल यूनिट्स में। मीनिंग कि जो अगर डेटा इनका 1 2 3 4 5 और इधर क्या आते हैं 2 3 4 5 6 कुछ है ऐसा, तो एक डेटा ये आ रहा है x का, एक y का आ रहा है, तुम इन दोनों के बीच में रिलेशन चेक करते हो है कि नहीं रिलेशनशिप, अगर है तो किस लेवल का है, और अगर है तो फ्यूचर में तुम उसको यूज़ कर सको, देन यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, है ना। तब तुम क्या करते हो, प्रेफर करते हो रिग्रेशन एनालिसिस को या रिग्रेशन एस्टीमेट को या रिग्रेशन लाइन को, ठीक है। और इसी दोनों वेरिएबल के बीच में तुम एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे बहुत बेसिक मॉडल तुम्हारा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का तुमने जो पढ़ा हुआ है बेसिक में एकदम पहले, ठीक है। अगर कोई कोरिलेशन होगा तो उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के बाद कुछ न कुछ वैल्यू जो है आएगी। वो वैल्यू कैसे हो सकती होगी, अगर तुम्हारे पास x और y के फॉर्म में डेटा था, x एक्सिस y एक्सिस, तो कुछ क्लस्टर वैल्यू होंगे तुम्हारे पास, डेटा होगा कुछ इस तरीके का, कभी इस तरीके का, ठीक है, कभी इस तरीके का, ठीक है। तो इनकी बिहार पे तुम कह पाते थे कि दोनों में रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ठीक है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, 90 डिग्री पे है कि 180 डिग्री पे है, उसके अकॉर्डिंग तुम इस्टेब्लिश करते थे, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इन दोनों की हमारा जो काम है पूरे के पूरे इसमें एनालिसिस के पोर्शन में, वो काम किन फैक्टर पे था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम डेटा के फॉर्म में जो भी काम करते हैं उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला क्या था, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस थी, है ना। दूसरा क्या था, सेकंड वन क्या था, डायग्नोस्टिक थी, देन प्रिडिक्टिव, है ना। प्रिडिक्टिव में क्या करते तुम डायग्नोसिस करके कि फ्यूचर में क्या होगा इसके बेसिस पर तुम प्रिडिक्शन देते हो, और देन फिर उसका प्रिस्क्रिप्शन देते हो कि भाई तुम ये चीज़ें यूज़ करो, तो इसके बिहाफ पर तुम्हारा जो मॉडल है वो कितना इम्प्रूव होगा, और देन फ्यूचर में कैसा काम करेगा, डेटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से तुमने जब मॉडल फिट किया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में, तो अब x के यूनिट चेंजेस में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के यूनिट चेंज में जो y पर इफेक्ट आएगा उसका मेजरमेंट तुम करते हो, ठीक। फिर हम क्या कहते थे कि व्हाट इज मॉडल, ये तो सिंपल रिग्रेशन लाइन थी। फिर आता तुम्हारा व्हाट इज मॉडल, y इक्वल टू एफ एक्स, एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल है, ठीक है। इसमें जब तुमने एप्सिलॉन एक स्टोकेस्टिक टर्म ऐड कर दिया तो ये स्टैटिस्टिकल या स्टोकेस्टिक मॉडल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा नहीं पता, बट यहाँ पे स्टेब्लिश करना है तुम्हें, कहते हैं कि अब ये मॉडल तुम्हारा किस टाइप का है। रिग्रेशन लाइन में भी रिग्रेशन मॉडल तुम्हारा कैसा है वो तुम्हें देखना है किस तरीके से होगा। तो वहाँ पर आता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, उसकी बेसिस पर तुम ये कह पाते हो कि मॉडल किस तरीके का होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव वन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट दिस वन with suppose बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस एप्सिलॉन, और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये कैसा मॉडल आपका है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। अब आपके पास y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन, अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो इसमें क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंप्रूव कर गए, बट डिपेंडेंट वेरिएबल आपका अभी भी 1 ही है, ठीक है ना। तो इसका मॉडल क्या हो गया, ये हो गया आपका मल्टीपल,
ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस एप्साइलन, और y की वैल्यूज़ भी इटसेल्फ खुद में इंक्रीज कर रही है। तो हमने इसको क्या किया, एक y1 ले लिया, yi वैल्यूज़ कुछ आएंगी, एक टाइम पीरियड पे हमें ये मिला। दूसरा y1 y2 पे तुम्हारा फिर बीटा नॉट प्लस बीटा वन या बीटा टू कर लो, बीटा वन वन, अब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में जाएंगे लेकर के, जैसे पहले लाइन तुम्हारा 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरीके का। तो अब वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल भी तुम्हारे एक से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो केस कैसा होगा, मल्टीवेरिएट का होगा। मल्टीपल और मल्टीवेरिएट में डिफरेंस है। मल्टीपल कैसा है, जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट जब मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएट हो गया वेरिएबल, तुम्हारा हो गया मल्टीवेरिएट। ठीक है। अब कंडीशन ऐसी कब आती है कि तुम मल्टीपल की साइड जाओगे और थोड़ा इसको इंप्रूव करोगे, ऐसी सिचुएशन कब आती हैं, किस टाइप के क्राइटेरिया, किस टाइप के सिचुएशन में तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे। जैसे कि तुम्हारा मान लो तुम हाउस परचेज करने जा रहे हो, तुम घर खरीदने जा रहे हो, तो तुम घर खरीदते समय क्या क्या फैक्टर देखते हो, कोई सिंगल फैक्टर पे तुम काम नहीं करते हो ना, क्या क्या देखते हो, लोकेशन है, मान लो तुम सी फेसिंग है तो अलग हो गया, ठीक है, और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स तुम्हारे हैं, ठीक है। मतलब मोर देन वन फैक्टर पे तुम्हारा एक हाउस होल्ड जो तुम परचेज कर रहे हो, हाउस होल्ड जो पर्सन है, जो हेड है घर का मुखिया, वो कोई चीज़ परचेज करने जाता है तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव नहीं है उसके पास, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो चल रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट में या कहीं पर भी काम कर रहे हो तुम, तो उस पर फोकस करेगा। तो ऐसे केसेस में, ऐसे प्लेसेस पर जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नंबर ज़्यादा हो जाएं, है ना, मीन्स किसी भी चीज़ का जो कॉज एंड इफेक्ट की बात तुम करते हो, उस पर कॉज बहुत सारे हों, मोर देन वन कॉजेस हों किसी पर्टिकुलर रीजन के, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है। अब इसका बेसिक जो मॉडल है वो लिख लो जरा सा पहले तो तुम। बेसिक मॉडल क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये। अच्छा, उससे पहले जो है ये बताओ हमें कि लीनियर इन पैरामीटर और लीनियर इन वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंस बताया था ना, क्या होता है। सिंपल इंटीग्रेशन मॉडल में बीटा नॉट और बीटा वन के अलग अलग कंस्ट्रेंट में अलग अलग उनकी वैल्यू होगी, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग जाएगा। ठीक है, एक ही मॉडल में। ये वाला तुम्हारे पास जो मॉडल है ना, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस एप्साइलन, इस मॉडल के लिए बीटा नॉट और बीटा वन का इंटरप्रिटेशन अलग अलग जाएगा अगर पैरामीटर की वैल्यू कुछ चेंज हो रही हो तो। ठीक है, उसके इंटरप्रिटेशन क्या क्या होंगे, उसकी बीटा वन बीटा नॉट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कैसा होगा। सबसे पहले तो हेडिंग डालो जरा, इसको करवा ही दें। हेडिंग डालो, इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन, इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन इन y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन। पहला केस है ये, है ना, फर्स्ट। बताओ, बीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग बताया था मैंने, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, कुछ इस तरीके से था ना। बीटा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, अगर तुम बीटा नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 0। टोटल जो वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, जब x की वैल्यू 0 हो रही है तो एग्जैक्टली वो बीटा नॉट की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा बीटा नॉट की वैल्यू इनिशियली। जब कंडीशनल फॉर्म में तुम्हारे पास x की कोई वैल्यूज नहीं है, x पूरी तरीके से स्टोकेस्टिक टर्म में तो है बट सारी वैल्यूज क्या हैं, 0 हैं। उस केस में एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू बीटा नॉट। ठीक है, अब बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी? नहीं, बीटा नॉट की वैल्यू तो ये होगी, बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 1 पे थोड़ी रखोगे तुम। यहाँ पे तो x की किसी वैल्यूज के लिए जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये तो अपने आप में कुछ ना कुछ वैल्यू को इंक्रीज करके बताएगा ही ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? जब तुम इस मॉडल में इस y को डिफ्रेंशिएट करोगे बीटा 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उस केस में क्या होगा? x1 के रिस्पेक्ट में, उस केस में क्या होगा? करो, डेल y बाई डेल x क्या हो जाएगी वैल्यू? डेल वाई बटे तुम जैसे ही लिखोगे तो सिंपल वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, x का कुछ भी वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 इसके लिए, और इसके लिए अकेले बचेगा तो क्या हो गया? डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू बीटा 1। ठीक है, तो सिंपल बीटा 1 की वैल्यू डेल वाई बाई डेल एक्स एंड बीटा नॉट की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 0, ये इसकी वैल्यू हुई। इसको लिख लो, एग्जाम में पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई इस टर्म के लिए बीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी, बीटा 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट केस, इसका इंटरप्रिटेशन जरा लिख लो, इंटरप्रिटेशन जरा लिखो इसका नीचे इसे नोट करके। दैट इज बीटा 1 इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, बीटा 1 is a change in the value of y for the unit change in the value of x, where del y by del x is the partial derivative of y, is the partial derivative of y with respect to x. Is the partial derivative of y with respect to x. ठीक है, अब सेकंड लिखो मॉडल तुम्हारा। सेकंड, पैरामीटर की वैल्यू चेंज करके और क्या ले सकते हैं? पैरामीटर की वैल्यू अगर चेंज करनी हो या मॉडल चेंज करना हो लॉग के फॉर्म में, तो 2-3 मॉडल बताए थे ना हमने स्टार्टिंग में। जैसे कि कोई भी पैरामीटर कहते हैं, कोई भी मॉडल डिपेंड करता है कि पैरामीटर की वैल्यू कैसी है। पैरामीटर लीनियर होगा तो ही वो लीनियर है, अदरवाइज वो नॉन लीनियर कर्विलिनियर हो जाएगा, है ना। तो हमने सिंपल क्या लिया था, y इक्वल टू x1 बीटा 1 प्लस x2 बीटा 2 प्लस एप्सिलॉन, मान लो ये है। अगर ये ले लें हम x1 बीटा 1 स्क्वायर प्लस x2 बीटा 2 प्लस एप्सिलॉन, कुछ और हो गया। ठीक है, x1 बीटा 1 प्लस x2 लॉग बीटा 2 प्लस एप्सिलॉन। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारी पैरामीटर की वैल्यू क्या है उसके ऊपर। ठीक है,
x की वैल्यू क्या है, कोई मतलब नहीं है। अगर हम ये मॉडल लिखें सिंपल, y इक्वल टू x1 बीटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बीटा 2 प्लस एप्सिलॉन, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू तुम्हारी जो है बीटा 2 वो लीनियर है, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उस तरीके से अगर लॉग के फॉर्म में सिंपल मॉडल लिखना चाहें हम, तो ये लिख लिया y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। दूसरा क्या लिख सकते हैं, मान लो log y इक्वल टू लिखे हम log y इक्वल टू, या पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले हम, log y बाद में कैसे देख लेते हैं, कोई भी ले लो एक, y में log लगाएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लगाएं, पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में देख लेते हैं ना, पहले एक इसका देख लें, उसका भी कराएंगे, दोनों पहले एक का कराएंगे इस पे, फिर एक का इस पे, फिर दोनों पे, ठीक है। तो एक तो सिंपल वाला हो गया, दूसरा लिखो y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 log x1। इसका बताओ, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 log x1। नहीं, सेम कैसे हो जाएगी, सेम कैसे हो जाएगी, सेम तो होगी बट वैल्यू क्या होगी, इंपॉर्टेंट ये है, बीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी, बीटा नॉट की वैल्यू क्या कह रहा है ये, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन log x1 इक्वल टू 0। ये पूरी क्वांटिटी क्या कह रहा है कि ये 0 हो, बीटा नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन ln x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट ln x इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 1, दिस वन, ठीक है। अब सेम लाइन पर बीटा 1 के लिए क्या होगा, ये तो हो गया बीटा नॉट का, बीटा 1 के लिए क्या होगा, डेल y बाई डेल एक्स, डेल y बाई डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, और साथ में बोलो बोलो, कहीं डर रही हो इतना बोलने में, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई एक्स, और साथ में और क्या होगा, 1 बाई एक्स तो आ गया ना, 1 बाई एक्स तो इसका हुआ, और फिर इस पूरे पे जाएगा तो क्या करेगा, इसको हटाएगा वेरिएबल को, और बचेगा क्या, सिर्फ बीटा 1। भाई जब तुम लिखते हो ना log ऑफ ए एक्स की, जब बात करते हो ln x ए एक्स की, तो क्या करते हो, 1 अपॉन एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स और देन बीटा 1, ठीक है। तो log y बाई log डेल y बाई डेल एक्स दिस इक्वल टू 1 बाई एक्स बीटा 1, बीटा 1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, दिस इंप्लाइज दैट बीटा 1 इक्वल टू एक्स डेल y बाई डेल एक्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो मीनिंग ये नहीं तुम निकाल के आ रहे हो, मीनिंग ये कहते हैं कि इस बीटा 1 का जो वैल्यू फाइंड आउट आके आ रही है उसका इंटरप्रिटेशन क्या है,
है ना। यहाँ पे तुम्हें क्या लगा, फर्स्ट वाले से क्या मिला कि यूनिट चेंज जो भी तुम्हारे एक्स में हो रहा है उसका वाई के ऊपर क्या इफेक्ट है उस तरीके से। यहाँ पे क्या बता रहा है बीटा वन कि एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? बताओ, कुछ और दिख रहा है तुम्हें उसमें? कुछ और चेंजेस कर दें इसमें हम, कुछ तुम्हें दिखे अगर एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स में कुछ और चेंजेस अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? उसको सिखा रहा हूं, वो सीख लो, वो जरूरी है वो चीज़। एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स में इसको हम किसी और फॉर्म में लिख सकते हैं ना। एक तो हो गया कि एक्स मल्टीप्लाइड बाई यूनिट चेंज ऑफ जो एक्स है तुम्हारा, ठीक है। अगर इसको हम किसी और तरीके से कहें तो हम क्या कह सकते हैं इसको? सेम चीज़ को सेम लाइन पर कुछ और नहीं बदलेंगे हम। एक्स जो है ये दिखा रहा है एक्स इंटू ये, किसकी वैल्यू क्या है? ये सिंपल जो है जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें, ठीक है। बट अगर इसको हम लिखना चाहें दिस इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन, लिख सकते हैं किसी फॉर्म में? ट्राई करो कॉपी पे, क्या लिख सकती है उसको? डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन इसको डेल वाई अपॉन डेल एक्स नहीं ले सकते हैं हम? डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स, चेंज क्या होगा? इसको लिख सकते नहीं, पहले बताओ हमको। अगर ये लिखेंगे हम दिस वन लिख सकते हैं ना। तो अब एग्जैक्ट में क्या हो रहा है कि x के जो वेरिएबल्स हैं, जो x में पार्शियल चेंज हो रहा है तुम्हारा, उसका रेशियो y के साथ में। बात समझ में आया? x का इटसेल्फ खुद में जो चेंजेस जो आ रहे हैं उसके ओरिजिनल वैल्यूज में, उसका रेशियो y के साथ में। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहां से आ जाएगी इस केस में, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, लिखो बीटा वन इज द चेंज इन y, बीटा वन इज द चेंज इन y फॉर परसेंटेज चेंज इन x। एक रिमार्क लिखो इसी में छोटा सा। एक और कोशिश तुम कर सकते हो कि अगर तो ये तुम्हारा चेंज हो गया परसेंटेज चेंज, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो कि भाई एग्जैक्ट एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट चेंज मतलब x से x प्लस 1 तक में उसका कितना इफेक्ट आ रहा है चेंज होने में। अभी तो जस्ट एक स्मॉल पार्टिकल तुम्हारा जैसे आया ना कि भाई x के पूरी x की लाइन ये थी, इसमें एक स्मॉल चेंजेस तुमने किया, अब क्या इफेक्ट आ रहा है y के ऊपर। अब मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो है x में अगर कोई एग्जैक्ट चेंजेस आ जाएं, मतलब x तुम्हारा चेंज हो जाए x प्लस 1 तक, तो क्या इफेक्ट आएगा? तो कोई रास्ता वास्ता है क्या पीछे? x में एब्सोल्यूट चेंज अगर करना हो, देखना हो कि x टू x प्लस 1 तो क्या होगा? बताओ। बीटा वन के लिए x में एब्सोल्यूट चेंज तुम्हारा
कि x की वैल्यू चेंज हो रही है x प्लस 1 के लिए, उस केस में क्या होगा? मॉडल ये नहीं है, मॉडल इस पर मत जाना, मॉडल तो वहाँ चेंज हो चुका है। y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 ln x1, इसके लिए तुम कर रहे हो। x1 लिखो या x लिखो, सिंगल एक ही है। x प्लस 1 होने पर चेंजेस, एब्सोल्यूट चेंजेस क्या होंगे? देखो इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, जब तुम डेटा एनालिसिस करोगे ना, कहीं पर जब तुम्हारे पास डेटा सामने आएगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुम्हारे जो भी होंगे उसमें यूनिट चेंज होने पर या एब्सोल्यूट चेंज होने पर y पर क्या इफेक्ट होगा और उससे पैरामीटर की वैल्यू कैसे चेंज होगी वो तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम्हें x से x प्लस 1 की एब्सोल्यूट चेंज देखना है तो क्या कर सकते हो तुम, कैसे निकलेगा? कभी निकाला है पहले? नहीं निकाला है। बीटा 1 की वैल्यू क्या है बताओ? बीटा 1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? पहली वैल्यू तुम्हारे पास बीटा 1 की जो गिवन है वो क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, यही तो है। नहीं नहीं, बीटा 1 की जो वैल्यू भी तुम्हारे पास है वो y गिवन x की वैल्यू तुम पूरा कंप्लीट निकालते हो ना पार्शियल उसमें। बीटा नॉट में तुमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी इक्वल टू 0, ठीक है, बट बीटा 1 की तुम्हारे पास वैल्यू गिवन है ना कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ठीक है, वो क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है ये तुम्हें डिफाइन करनी पड़ेगी ना कि y इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, x की वैल्यू क्या है? 0 है, 1 है, x से x प्लस 1 है, क्या है? बताओ, सोच के बताओ। अगर एब्सोल्यूट चेंज तुम देखना चाहते हो बीट्स के लिए तो इसके s प्लस 1 में, ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस 1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो इसका एब्सोल्यूट चेंज होगा। कुछ और होगा ये बताओ? एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या हो गया कि x की जो गिवन वैल्यू है वो, और अगर x अपनी वैल्यू को चेंज करे 1 यूनिट तो दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना होगा? ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? अब जब थोड़ा इसको, इस वाले फॉर्म को y इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस 1 को अगर तुम ln के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इसके फॉर्म में लिखने पे क्या आएगा? ln के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में। बाउंस हो रहा है? देखो बीटा नॉट जो तुम्हारा लिखा था
इसके लिए तुमने क्या लिखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इक्वल टू 0 जब लॉग का केस नहीं था, ठीक है। दूसरे में क्या तुमने लिखा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन, सेकंड केस क्या लिखा है तुमने, ln x इक्वल टू 0। तीसरा केस तुमने क्या लिखा है, y गिवन ln की जगह तुम्हारा क्या हो गया, x इक्वल टू 1 इस केस में, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन 0 और 1 की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस 1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, कंप्लीट जो तुम्हारी x की वैल्यूज है उस पर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीटा 1 ln x प्लस 1 माइनस बीटा 1 ln x, ये होगा। नहीं समझ में आया ये कैसे हो रहा है, बीटा 1 ln x प्लस 1, ये कैसे हुआ यहां से, पहली वैल्यू तुमने क्या निकाली थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, डेल y बाई डेल x, ये क्या है, बीटा 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x की वैल्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x प्लस 1 की वैल्यू बीटा 1 ln x प्लस 1 होगी कि नहीं होगी, पहले ये बताओ हमें तुम्हारे अकॉर्डिंग। इसको तुम अभी छोड़ दो, तुम सिर्फ इसकी वैल्यू बताओ पहले हमें, अब ये क्या होगा अपने से। एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, ठीक है, जब इसकी वैल्यू x इक्वल टू 0 हुई तभी बीटा नॉट की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। y गिवन x इक्वल टू 1 है ना, और y गिवन x प्लस 1 की बात हम कर रहे हैं, मतलब x इक्वल टू 1 पे वैल्यू तुम्हारी ओमिट कर गई, 0 पे तुम्हारी वैल्यू हट गई, अब वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज कर गई x प्लस 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू तुम्हारी आ रही है, y गिवन x प्लस 1 के लिए तुम्हारी जो वैल्यू मिलेगी वो यही मिलेगी ना, कि बीटा 1 ln x प्लस 1, ये वैल्यू तुम्हारी हट चुकी है, ठीक है ना, माइनस टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x, y गिवन x पे वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, सिंपल x की वैल्यू, तो यही वाली वैल्यू बच रही है अकेले, ये दोनों तो हट गए ना, यहाँ से आ रहा है ये ना, इसलिए बीटा 1 ln x प्लस 1 माइनस इसके लिए बीटा 1 ln x, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज दैट बीटा 1 L m माइनस n क्या हो जाता है, log m माइनस log n, क्या होता है देखो, बीटा 1 कॉमन हो गया ना, ln x प्लस 1 माइनस ln x
दिस इज बीटा 1 ln x प्लस 1 अपॉन ln x, ये तुम सिंपल लिख लो इसको, बीटा 1 ln x प्लस 1 अपॉन x। लिखो आगे उसमें, देयरफॉर therefore for every 1 unit change, for every 1 unit change or 1 unit increase in x, the value of y changes by बीटा 1 ln x प्लस 1 अपॉन x। जो लोग क्लास नहीं कर रहा बोल दो क्लास करने के लिए, वरना एग्जाम में हो नहीं पाएगा। हम बता दें एक चीज़, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल तो नहीं होने वाला फिर उनसे। अच्छा क्लास क्यों नहीं करते? उनको लगता है बाद में कर लेंगे, इतना इजी है क्या? चलो थर्ड केस लिखो जरा। 2 केस हो गए, थर्ड केस बताओ क्या था? एक तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लॉगरिथम फॉर्म में था, है ना? अब डिपेंडेंट को कर लो, है ना? इंटरप्रिटेशन ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1 इन ln y दिस इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, इसके लिए। अब जरा इसका बताओ केस क्या होगा, इसमें कैसे निकलेगा? क्या ठंडा लग रहा है क्या? कोल्ड है? बताओ। ln y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, सेम लाइन पे। क्या हो जाएगा बताओ? बीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी? बीटा नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ln y गिवन x इक्वल टू 0। बीटा नॉट की वैल्यू तो सिंपल वही निकलेगी ना, log ऑफ y गिवन x इक्वल टू 0, ठीक है? और इक्वेशन को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x इसको, तो डेल y बाई डेल x, है ना? चूंकि log किस पे था? y पे था, तो ये 1 अपॉन y डेल y बाई डेल x दिस इज इक्वल टू बीटा 1। ठीक है, 1 अपॉन वाई डेल वाई बाई डेल एक्स बीटा 1, ठीक? या तुम क्या ले सकते हो उसको? डेल वाई बाई वाई अपॉन डेल एक्स दिस इज इक्वल टू बीटा 1। मीन्स बीटा 1 की वैल्यू जो है, अब जो यूनिट चेंज तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल में हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें चेक कर रहा है, ठीक है?
बीटा 1 is the change, बीटा 1 is the percentage change in y for a unit change in the x value. अच्छा, एक चीज़ और, ये तो चलो सिंपल इंटरप्रिटेशन हो गया, एक काम और कर सकते थे हम लोग इसमें। ln y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x है, ठीक है। अगर इसका हम एक्सपोनेंशियल ले लें तो क्या होगा? y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ये हो गया। अब अगर इसका एब्सोल्यूट चेंज देखना है कि y के ऊपर x के एब्सोल्यूट चेंज करने पर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो क्या कर सकते हो तुम? मीन्स x जो है तुम्हारा वो x प्लस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये e टू द पावर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस 1 माइनस e टू द पावर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, और ये क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्सपोनेंशियल बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। निकालो जी तुम लोग, इसको क्या लिख सकते हो? थोड़ा और अलजबरा करो, इसकी थोड़ी सी आगे बढ़ाओ, क्या दिख रहा है इसमें अब? ये इसको सिंपल कैलकुलेट करो ना, ऐसे उतना सोचने की जरूरत क्या है? e टू द पावर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा 1, ठीक है, माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ठीक है। अब ये e की पावर बीटा 1 और इस टर्म के साथ ये, और e की पावर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, ये तो ये कॉमन हो जाएगा तुम्हारा इसके साथ में, और बचेगा तुम्हारे पास क्या? e टू द पावर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, अब ब्रैकेट में e टू द पावर बीटा 1 माइनस 1। ठीक है, ये समझ में आया नहीं? समझ में आया कैसे हुआ ये? e की पावर आपस में पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, जुड़ती हैं जो, तो वहाँ से हट जाएगा ये e की पावर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x, बचेगा तुम्हारा क्या? e की पावर बीटा 1 माइनस 1। ये उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है कि भाई इस केस में क्या करना है और उसका यूनिट चेंज तुम्हें दिखाना है, तो इस तरीके से तुम उसको प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका इंटरप्रिटेशन लिख लो, इस वाली वैल्यू का, इसमें क्या होगा? दैट इज 1 यूनिट चेंज इन x, 1 unit change in x changes y by factor this one.
ठीक है, फोर्थ लिखो। इससे ज़्यादा तुम लोगों का कोर्स में नहीं होगा आई थिंक। तुम लोग को वो मिल गया मटेरियल? कोई नहीं, जरूरत नहीं है वैसे भी। लास्ट क्या होगा? तीन केस तो हो गया ना। पहला केस क्या था? सिंपल वाई एक्स, दूसरे में लॉग एक्स, तीसरे में लॉग वाई। अब दोनों में लिखो, अपने से लिखो। ln y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस ln x। और सॉरी बीटा वन, चलो कोई जग रहा है। बताओ, ln y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन ln x। अभी तुम निकालोगे, हम नहीं निकालेंगे। तीन सिखा दिया, एक अपने से करो। बीटा नॉट के केस में दिक्कत नहीं है, उस केस में तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ ln y है ना, ठीक है, x इक्वल टू 1 वो तो आ जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला केस बताओ। डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 1 अपॉन वाई डेल वाई बाई डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स बीटा 1, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम? दिस इंप्लाइज दैट बीटा 1 इक्वल टू डेल वाई बाई वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स, लिख सकते हैं ना। ठीक है, मीन्स बीटा 1 इज द परसेंटेज चेंज इन y फॉर ए परसेंटेज चेंज इन x। ठीक है, हो गया ये। तो ये तुम्हारे पास 4 इंटरप्रिटेशन थे, है ना, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉडल के लिए। देयर आर टोटल 4। पहला क्या था? फर्स्ट सिंपल, दूसरे में लॉग एक्स, थर्ड में लॉग वाई, फोर्थ में बोथ। अब अगर तुमसे पूछा जाए मान लो एग्जाम में या मल्टीपल चॉइस में कहीं पर भी किस तरीके से कि भाई इस मॉडल के लिए बीटा उनकी वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगा, है ना। एक रिमार्क लिखो लास्ट में, द रिग्रेशन पैरामीटर वैल्यूज, रिमार्क लिखो एक, द रिग्रेशन पैरामीटर वैल्यूज आर वैलिड ओनली फॉर द, आर वैलिड, बेटा वो पास कर देना। इनके बच्चे आ नहीं रहे क्लास में क्या? मॉर्निंग में भी ऐसे ही थे, शाम होते हुए भाग जाते हैं सब। शाम होते हुए सब अपनी क्लास में मॉर्निंग लगवाएं, मतलब हम
कि लगा सर कुछ पूछेंगे ज़्यादा तो सीधे पहले यहाँ से, है ना। इतना टफ भी नहीं है, तो थोड़ा टफ तो है, थोड़ी मैथमेटिक्स है, और इतना इजी भी नहीं है पेपर ये, है ना। बट भागोगे तो नहीं पढ़ पाओगे ना, फिर यही प्रॉब्लम है। हाँ लिखो, द रिग्रेशन पैरामीटर वैल्यूज आर वैलिड ओनली फॉर द रेंज ऑफ independent variable, only for the range of independent variable used in model building, and it cannot be extrapolated, beyond the range of data used in model building. तुम लोग का एसएलएम बाकी पेपर का मिलेगा कि सिर्फ इसी का नहीं मिलेगा? कोई नहीं मिला अभी कोई नहीं मिला। अच्छा, हेडिंग डालो, वैलिडेशन ऑफ द सिंपल रिग्रेशन मॉडल, वैलिडेशन ऑफ द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। फर्स्ट आर स्क्वायर, एक साथ पहले लिख लो कौन कौन से हैं चार, फिर देन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेकंड लिखो हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर बीटा 1। थर्ड और क्या हो सकता है, क्या क्या चाहिए तुम्हें वैलिडेशन के लिए? तुम्हारा बीटा 1 की वैल्यू आ गई है ना, अब उस पर तुम टेस्ट प्रोसीजर लगाओ कि भाई एग्जैक्टली तुमने जो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा था उसके अकॉर्डिंग बीटा 1 की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, इतने परसेंटेज पर, इतनी अल्फ़ा की वैल्यूज़ के लिए या नहीं। थर्ड तुम्हारा क्या हो सकता है? और लिमिट ना कहो, कुछ और कहो उसे। लिमिट ठीक है, लिमिट मत बोलो, किसी और सेंस में बोलो। लिमिट को जो तुम बोलते हो वो लिमिट, तो लिमिट इन व्हाट सेंस? स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के टर्म्स में लिमिट का मीनिंग क्या हुआ? नहीं ठीक है, उसको हम अभी तुम जनरलाइज कर दे रहे हो उस लिमिट की बात को तुम्हारे, बट लिमिट का मीनिंग क्या हुआ? लिमिट का मीनिंग ये हुआ कि अगर तुम्हारे पूरा डेटा सेट है, ठीक है, उसका तुमने मीन निकाला x बार, ठीक है, तो अब उसका जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर रीजन से बाहर नहीं आना चाहिए। उसने बोला सही है ना, उसको मैं सही तरीके से बस प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई पूरा का पूरा डेटा तुम्हारा ये था इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट पर x का मास बैठा होगा, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है, जिसको तुम कहते हो x बार। तो अब वो ये कहना चाह रही है कि भाई x बार में डेटा की कुछ एक लिमिट होगी, है ना, कि डेटा का जो है इस पॉइंट के साथ में बिहेवियर, इसके साथ में, इसके साथ में जो है कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम डिफाइन करने वाला कौन है? वेरिएंस, कि अगर वेरिएंस इससे ज़्यादा हुआ तो तुम फिर उसको
ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड पे तुम आकर के अपने आप को रखते हो कि भाई वेरिएंस कितना होना चाहिए, क्योंकि वेरिएंस बहुत ज़्यादा है तो पहले मीनिंगलेस है वो, है ना। तो एक्स बार को तुमने जनरलाइज किया किससे, वेरिएंस है, ठीक है। तो एक्स बार टोटल डेटा के साथ में कैसा रिलेशन है ये कौन बताता है, उसका वेरिएंस या वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। तो मीनिंग क्या हो गया कि पूरे के पूरे डेटा सेट में तुम्हारे पास जो भी वेरिएबल मॉडल था तुम्हारा y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, इस पूरे मॉडल में डेटा सेट का जो टोटल एनालिसिस था वेरिएंस का, उसका पिक्चर क्या है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लिमिट वही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट तुम्हारा जो आता है वो आता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, लिखो एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है, फॉर ओवरऑल मॉडल वैलिडिटी, मॉडल वैलिडिटी, ठीक है। अब देखो होता क्या है एक्चुअली कि ये इस केस में उतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास वेरिएबल सिर्फ एक है, 1 है ना। बट ये ब्रैकेट में लिख लो, मोर रिलेवेंट इन केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मोर रिलेवेंट इन केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। फोर्थ पॉइंट और सोच के बताओ, उसने बता दिया लिमिट होता है, लिमिट को हमने डिस्क्राइब कर दिया कि लिमिट किस फॉर्म में है। लास्ट तुम्हारा क्या बचता है कि तुम्हारा जब मॉडल फिट हुआ, ठीक है ना, तो मॉडल फिटिंग के साथ तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू के साथ में, है ना, तुमने क्या किया, बीटा नॉट बीटा 1 की वैल्यू एस्टिमेट की थी, है ना, उससे बीटा 1 और बीटा नॉट की वैल्यू तुमने रखी यहाँ पर, तो y की कुछ नई वैल्यूज आ रही हैं, y कैप, ठीक है, जो कि बीटा नॉट कैप प्लस बीटा 1 कैप x प्लस एप्सिलॉन, इस पे फिट होंगी, ठीक है। तो अब इसके साथ में जो तुम्हारा ओरिजिनल सेटअप था मॉडल का, है ना, वो कितना डिफरेंस है, तो उसका वैलिडेशन तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया था, एक तो एरर था जो कि सिंपल इस मॉडल के साथ में ओरिजिनल के साथ में डिफरेंस बताया था y माइनस एरर का एप्सिलॉन का, और एक टर्म और यूज किया था, वो क्या था, this is residual, residual analysis for the validation of assumption of the model, residual analysis for the validation of assumption of the model, जो तुम assumption लेके चल रहे थे उसके बिहाफ पर जो है रेसिडुअल क्या होगा। और लास्ट जो तुम्हारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इन वैल्यूज़ के बाद जो तुम्हारा मॉडल फिट होके आता है उसके बाद कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो तुम्हारे इस लिमिट के बियॉन्ड होंगी बाहर,
ठीक है, या लिमिट के एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पर होंगी। तो मीनिंग क्या हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीम वैल्यू ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट को अगर टेक्निकली हम बोलें अपने स्टैटिस्टिक के सेंस में जिसको हम यूज़ करेंगे तो वो होता है आउटलायर। तो फिफ्थ पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, आउटलायर। लिखें, आउटलायर एनालिसिस हो गया। अब वन बाय वन चलते हैं। पहला हमारा है आर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये क्या करेगा और कैसे होगा इसका काम, लिखो थोड़ा सा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन इज, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन इज to explain the variation in y, to explain the variation in y using the knowledge of x। हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था यही था, कहते हैं कि y के ऊपर जो है क्या वेरिएशन होगा अगर हमें ये पता हो कि x में क्या वेरिएशन हो रहा है। पहला हमारा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई जैसे मैंने बोला कि तुम्हें अगर अपने मकान को खरीदना है, मकान परचेज करना है, तो सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है, एरिया, सर्किल रेट। सर्किल रेट तुम कैसे तय करते हो, वहाँ पर मार्केट है कि नहीं है, अर्बन एरिया है कि रूरल एरिया है, ठीक है ना, सी फेसिंग है, ठीक है, या किस टाइप के लोग वहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर। तो अब सिर्फ एक अगर फैक्टर लेके तुम चल रहे हो, सिंपल तुम्हारा क्या है पहला कि एक्स में जो भी चेंज आते हैं उसके बिहाफ पर वाई में क्या चेंजेस आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ये होता है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी एनालिसिस है, लिखो आगे उसमें। The coefficient of determination or capital R square measures the percentage of variation in y, measures the percentage of variation in y explained by the model beta naught plus beta 1 x। x1 करो x, अभी सिंगल वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या बता रहा है, आर स्क्वायर क्या कह रहा है कि y में जो परसेंटेज चेंज है ना, इस मॉडल में चेंज होने से वो कितना होगा। ठीक है, उसकी जो एनालिसिस है वो तुम्हारा क्या होता है, आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या क्या तुम्हें निकालना होता था, तुम जरा अपने पहले क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल लगवाया था जरा वो निकाल करो थोड़ा सा। एक न्यूमेरिकल लगवाया था ना हमने, पूरा टेबल बना करके, वाई वाई बार एक्स एक्स बार वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, है ना, वी ब्रेक द मॉडल वाई आई इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट तुम्हारा एक्सप्लेन्ड पार्ट और दूसरा अनएक्सप्लेन्ड पार्ट। ठीक है, अब कौन सा पार्ट एक्सप्लेन्ड पार्ट है और कौन सा अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है जरा आप ये बताओ, ये हम बता चुके हैं। इस पूरे के पूरे मॉडल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सप्लेन्ड पार्ट, अनएक्सप्लेन्ड पार्ट, और एक्सप्लेन्ड पार्ट बाई मॉडल या समथिंग एल्स। ठीक है, एक तो ये हो गया तुम्हारा वाई आई, दूसरा ये हो गया और थर्ड ये हो गया। इन तीनों का अपना अलग अलग रोल है, क्या है वो बताओ।
अच्छा अभी ऊपर बताया हमने, थोड़ा सा उस पर फोकस करो कि y is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। ये क्या है, वाई आई क्या है? सिंपल तुम्हारे पास वाई आई इज द, लिख लो नीचे यहीं पे, वेरिएशन इन वाई। वाई आई तुम्हारे पास क्या है? वेरिएशन इन वाई, ठीक है। बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई क्या है? दिस इज वेरिएशन इन वाई explained by the model, variation in y explained by the model। और लास्ट है ये एप्सिलॉन आई का पार्ट। This is variation in y which is unexplained। ठीक है, या वेरिएशन इन y नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। फर्स्ट वाला तुम्हारा क्या था? वेरिएशन इन y एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। एप्सिलॉन क्या है? वेरिएशन इन y नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। ये हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ हमारे पास है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक। मीनिंग कि वेरिएशन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, ठीक। तीन पार्ट तुम्हारे पास हैं। अब इसको तुम निकालोगे कैसे? देखो, अगर तुम्हारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो ये ध्यान रखो कि तुम जितना भी एनालिसिस करते हो उसका 100% जो है पूरा एक एक्सप्लेन्ड वेरिएशन तुम्हारे सामने दिखेगा कि किस बिहाफ पर क्या वैल्यू आ रही है x की और उसके बेसिस पर y की क्या वैल्यू होनी चाहिए और y कितना क्लियरली एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कि कितने परसेंटेज के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल y को एक्सप्लेन कर रहा है या y कितना एक्सप्लेन हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। नीचे लिखो उसमें, इसे नीचे लिख लो इसके। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडल, इन द एब्सेंस ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडल we will use the mean value of yi। yi, ठीक है। अब देखो, थोड़ा क्लियर रहना इसमें, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। जब तुम्हारे पास y1, y2, yn कई सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है, सपोज एक y बार तुम्हारे पास होगा, ठीक, टोटल वैल्यूज का जितना भी है उसका एक एवरेज मीन तुम्हारा जो ओवरऑल वैल्यूज का वो है। दूसरा तुम्हारे पास क्या है? yi वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि 1 by 1 हर मॉडल के लिए, हर एस्टिमेट के लिए, हर xi के लिए ईच एंड एवरी xi प्रोड्यूसेस yi, ठीक है। थर्ड तुम्हारे पास क्या होगा कि ये तो मॉडल से थी,
है ना, जो तुम्हारा ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन आएगा एम्पिरिकल प्रैक्टिकल वैल्यू, और इसी के पैरेलल तुम वाई आई कैप का भी एस्टिमेट दे रहे होगे, जो कि डिपेंड करेगा तुम्हारा बीटा नॉट और बीटा वन की कोफिशिएंट की वैल्यू पर। ये तुम्हारे ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है वाई आई, ये उनका टोटल मीन है, और ये उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है, मीनिंग तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, वाई आई है, वाई बार है और वाई आई कैप, ये 3 एस्टिमेटेड वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है ना, प्रैक्टिकली या समटाइम्स एम्पिरिकली, या कह लो कि एस्टिमेटेड। अब अगर तुम इसमें चेंजेस देखना चाहो कि क्या चेंज आ रहे हैं, वाई आई तुम्हारा ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है जो कि आ रहा है, वाई आई के साथ में इसका डिफरेंस, या वाई आई के साथ में वाई बार का डिफरेंस है ना, ये तुम एस्टिमेट करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे। तो टोटल अगर तुम वेरिएशन की बात करो किसी मॉडल में, वो कितना होगा, टोटल वेरिएशन, टोटल वेरिएशन इन मॉडल वो कितना होगा। बताओ। भाई 3 कंपोनेंट होंगे तुम्हारे पास ना, एक टोटल वेरिएशन होगा, एक एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, एक अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, तो टोटल वेरिएशन जो वाई आई कंपोनेंट के साथ में है, एक एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है जो बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई के साथ में है, और दूसरा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ये 3 तुम्हारे पास कंपोनेंट हैं। तो टोटल वेरिएशन, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, इन तीनों को तुम कैसे निकालोगे। टोटल वेरिएशन क्या होगा बताओ, एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, चलो मान लिया टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड। बट ये तो चलो तुमने नॉर्मल बोल दिया, फॉर्मूला क्या होगा इसका, वेरिएबल के फॉर्म में क्या होगा। बताओ, सोच के बताओ, तुम्हें पता है चीजें, तुम बता चुकी हो लास्ट टाइम पे, तुमने किया था न्यूमेरिकल ये वाला। टोटल वेरिएशन वाई आई की जो वैल्यूज हैं उसके साथ एवरेज वैल्यू का जो डिफरेंस है वो होगा। ठीक है, और वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल क्या होगा, कि एवरेज वैल्यू के साथ में एस्टिमेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो होगा। ठीक है, और जो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट में कौन सा पड़ा है वो वाई आई के साथ में जो एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस है वो होगा। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यूज आती हैं टोटल वेरिएशन एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड का, वो हो गया आपका वाई आई माइनस वाई बार का डिफरेंस, दिस इक्वल टू, दूसरा क्या बताया मैंने, एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। तो मॉडल में कौन आ रहा है, मॉडल में कौन आ रहा है, वाई कैप माइनस मॉडल का डिफरेंस किसके साथ आ रहा है, एस्टिमेटेड वैल्यू के साथ में वाई आई कैप के साथ में वाई बार का डिफरेंस तो आएगा मॉडल का, और प्लस अनएक्सप्लेन्ड पार्ट में कौन है,
अनस्प्लेन्ड पार्ट में वाई आई के साथ में माइनस वाई आई कैप का जो डिफरेंस है, जो कि अनस्प्लेन्ड पार्ट तुम्हारे पास अवेलेबल है, एरर का टर्म। भाई एरर तुम्हारा क्या होता है, दिस वैल्यू माइनस इसका एस्टिमेटेड वैल्यू, ये तुम्हारा एरर का पार्ट होता है इतना एप्सिलॉन, इसका देन इसका डिफरेंस। तो एरर क्या होगा तुम्हारा, वाई आई माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1x का डिफरेंस। तो वाई आई की डिफरेंस ये और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, वाई आई कैप। तो दिस इज टोटल वेरिएंस, दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बाय द मॉडल एंड दिस इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन या एरर। ठीक है, अब आर स्क्वायर का जो तुमने फॉर्मूला लिखा ऊपर, क्या लिखा है आर स्क्वायर क्या बताता है, वाई आई माइनस वाई बार दिस इक्वल टू वाई आई कैप माइनस वाई बार प्लस वाई आई माइनस वाई आई कैप। ठीक है, टोटल वैल्यू तुम्हारे पास डिफरेंस क्या है, एक्चुअल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ठीक है, ये लिख लो नीचे यहाँ पे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। और ये क्या है तुम्हारा एस्टिमेटेड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू। ठीक है, और ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू वाई आई, वाई बार मीन वैल्यू और वाई आई कैप एस्टिमेटेड वैल्यू। तो जो जो इसका डिफरेंस है वो नीचे वहां पे लिख दो। वाई आई इज द एक्चुअल वैल्यू, वाई बार इज द मीन वैल्यू एंड वाई आई कैप इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, देन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा वहां से, अब बताओ, आर स्क्वायर तुमने लिखा हुआ ना क्या है, आर स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ क्या है, आर स्क्वायर क्या लिखा है तुमने, तुम वो निकालो फिर बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी ना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, है ना, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन। अब फॉर्मूला डेवलप कैसे होगा इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी, तुमने इस मॉडल के लिए लिख लिया था कि टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। टोटल वेरिएशन क्या था, वाई आई माइनस वाई बार मीन्स डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल माइनस मीन वैल्यू, दिस इक्वल टू एक्सप्लेन्ड तुमने क्या लिखा था, एस्टिमेटेड माइनस मीन वैल्यू। एस्टिमेटेड क्या है तुम्हारा, वाई आई कैप माइनस वाई बार प्लस एक्चुअल तुम्हारी क्या है, वाई आई माइनस वाई आई कैप। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है जब उसको तुम प्रूफ करोगे फाइनली, तो कुछ और तुम्हें नहीं याद रखना है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n दिस स्क्वायर, दिस इज समेशन आई इक्वल टू 1 to n स्क्वायर समेशन आई इक्वल टू 1 to n स्क्वायर।
एक्चुअली होता क्या कहते हैं, जब तुम इसको वैल्यू लिखते हो यहाँ पे टोटल मीन्स ऑफ डेविएशन चूंकि हो जाता है 0, ठीक है ना, तो तुम उसका क्या करते हो, उसका डिफरेंस स्क्वायर के टर्म में लेके आते हो, और ये पूरा एक मेथड प्रूव्ड है किसी पेपर में, तो जस्ट वहाँ से रिजल्ट उठा के ले रहे हैं यहाँ से हम, ठीक है। सेम लाइन तुम्हें याद रख ली, इतना ही तक करना है कि समेशन लगा देना है, स्क्वायर कर देना है, इतना याद रखो फिलहाल अभी, ठीक है। इसका एक पेपर जिसमें प्रूफ किया गया रिजल्ट है वो, है ना, थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा, तुम्हारे कोर्स का नहीं है पार्ट, ठीक। दिस इज टोटल वेरिएशन, टोटल वेरिएशन, ठीक है। दिस इज स्प्लेन वेरिएशन, एस एस आर, और कुछ ये तुम्हारा अनस्प्लेन्ड वेरिएशन, एस एस ई, ठीक है। टोटल वेरिएशन, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्प्लेन्ड वेरिएशन एंड सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर या रेसिडुअल, दिस वन, ठीक। अब तुम्हारे पास क्या है, आर स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, आर स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ स्प्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, ठीक। तुम्हारा क्या हो गया, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n वाई आई कैप माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन, समेशन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एस एस आर अपॉन, ठीक है, टी एस एस, ठीक है। टी एस एस समटाइम्स कुछ लोग उसको एस एस टी भी लिख देते हैं, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू टोटल वेरिएशन, तो एस एस टी लिखो या टी एस एस लिखो, बात ही सेम है। जब तुम इनोवा मॉडल में आओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टी एस एस, एस एस टी, एम एस सी अलग फॉर्म में आता है, बट यहाँ पर टोटल वेरिएशन, स्प्लेन्ड वेरिएशन, अनस्प्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। तो तुम उसको टी एस एस लिखो या एस एस टी लिखो, बोथ आर सेम, ठीक। अब बताओ वैल्यू से क्या और क्या लिख सकते हो तुम इसे, इसकी वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू 1 to n वाई आई कैप माइनस वाई बार, स्प्लेन पार्ट का जो वेरिएशन है उसको तुम क्या लिख सकते हो, और टोटल वेरिएशन माइनस अनस्प्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। अगर तुम इसको सिंपल फॉर्मूला में लिखो ऐसे, आर स्क्वायर इक्वल टू एस एस टी अपॉन, सॉरी, एस एस आर अपॉन एस एस टी, और एस एस आर तुम्हारा क्या होता है, एस एस टी माइनस एस एस ई, एस एस टी माइनस एस एस ई डिवाइड बाई एस एस टी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एस एस ई अपॉन एस एस टी, दिस इज 1 माइनस एस एस ई की वैल्यू क्या है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई आई कैप स्क्वायर अपॉन एस एस टी की वैल्यू, समेशन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। तो चाहे उस तरीके से जाओ सीधा, चाहे इस तरीके से आओ, बात एक ही है। समझ में आया? नहीं समझ फिर से बताएं। ये समझ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हर किसी भी न्यूमेरिकल में जब तुम करोगे तो वहाँ पे हम आर स्क्वायर निकलवाएंगे सबके साथ में, ये ध्यान रखना। तो ना समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन कर दें वापस से हम उतने ही स्टेप, और समझ में आ गए तो आगे बढ़ें। ठीक है, देयरफॉर लिखो, देयरफॉर आर स्क्वायर इज द
proportion of variation in response variable y explained by the regression model, explained by the regression model. ठीक है, अब देखो ये तो चलो हो गई आर स्क्वायर की बात। अब इससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आर स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ा सा याद रखो और हमेशा बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहली चीज तो ये कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0, और अगर तुम इसको इक्वल करोगे तो क्या होगा यार सोच के बताओ मुझे, और लेस देन इक्वल टू 1। पहला तो ये हो गया। सेकेंड आता है तुम्हारा कि भाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 की तरफ है तो क्या होगा। अगर आर स्क्वायर इज अप्रोचेस टू 1 देन मॉडल इज बेस्ट फिट, है ना। अभी लिखवा देते हैं उसको। मीनिंग ये हो गया कि आर स्क्वायर के लिए अगर 1 की वैल्यू अप्रोच कर रही है तो टोटल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं किसी भी मॉडल में बहुत एग्जैक्टली और बहुत अच्छे सेंस में अगर उनका फिटिंग है तो वो y को एकदम क्लियर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू मोर देन 9.9 है या 0.95 तक अप्रोच कर रही है, मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी अब उसमें से अनएक्सप्लेन्ड पार्ट बहुत कम है, एरर के चांसेस बहुत कम है, और तुम्हारा जो है जो वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बहुत क्लियरली क्या आते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है। बट क्या आर की कोई मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है? हाँ, बट उसमें ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो कोरिलेशन है वो स्प्यूरियस ना हो। मैं दो चीज कह रहा हूं कि आर स्क्वायर की वैल्यू अप्रोचेस टू 1 बेस्ट फिट तो होगा, बट कोरिलेशन तुम्हारा स्प्यूरियस ना हो, मीन्स कोरिलेशन तुम्हारा नॉनसेंस ना हो। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट में किसी एक चीज की वैल्यू बढ़ रही होती है तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ रही होती है, बट दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कहते हैं कि भाई तुम्हारे परसेंटेज बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, परसेंटेज मार्क्स तुम्हारे ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं, ठीक है, और उससे तुम्हारी हाइट भी बढ़ रही है पैरेलल, तो कोई रिलेशनशिप है इसमें। बट चांसेस हैं कि क्योंकि रिलेशन या कोरिलेशन करता क्या है उसमें कि ओरिजिनल यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है वो, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप तुम्हें दिखे, बट वहां पे क्या है, हम ये कह रहे हैं कि आर स्क्वायर अप्रोचेस टू 1, दिस इज इंप्लाइज दैट मॉडल इज बेस्ट फिटेड बाय द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, या तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत क्लियरली y को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट कंडीशन तुम्हारी ये है कि वो स्प्यूरियस कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स नॉनसेंस कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि क्या आर स्क्वायर की कोई मिनिमम वैल्यू हो सकती है? तो नहीं, हम कोई आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फिट नहीं कर रहे हैं। ग्रेटर देन 0 होगी, बट कितना वो नहीं पता। ठीक है ना, 1 तक ही जा रही, मैक्सिमम टू 1। अगर एक प्रॉब्लम और भी है, चलो अभी तुमने जब न्यूमेरिकल कराएंगे तब दिखाएंगे कि अगर तुम आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 रख दो, एग्जैक्टली 1, तो समटाइम्स क्या होता है कि वहां पर जो बायसनेस है वो दिखने लगती है कभी कभी। ठीक है, वो कैसे हो रही भी दिखाते हैं तुम्हें 2 मिनट में। थर्ड पॉइंट तुम्हारा है कि स्मॉल आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर तुम्हें
किसी भी एग्जाम में कहीं पर भी निकालना नहीं आ रहा है कि आर स्क्वायर कैसे निकालें, और तुम अगर ये निकाल सकते हो, ठीक है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन के सेंस में, क्योंकि भाई कहीं और तो नहीं फिट हो पाएगा, बट यहाँ पर जहाँ पे 1 1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है एक्स वाई पर, तो वहाँ पर आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर ही होती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट ये है कि क्या आर स्क्वायर की वैल्यू तुम किसी और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या कोई और रिलेशन भी है किसी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में या किसी और स्टैटिस्टिक के टर्म्स में। आर स्क्वायर जो है, जब तुम कोई डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करोगे तो उस केस में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है। फिलहाल पहले 3 लिखो, 1 by 1 लिखो। कहाँ तक हो गया था? आर स्क्वायर इज द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखो। फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 and 1। हायर वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर implies better fit, but one should be aware of spurious correlation or regression। spurious regression, ठीक है, क्योंकि वहां कोरिलेशन अगर नॉनसेंस होगा तो उस पर जब तुम मॉडल एक्सप्लेन करोगे तो वो भी नॉनसेंस ही आएगा, स्प्यूरियस होगा। थर्ड लिखो, मैथमेटिकली द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, फोर्थ लिखो, वी डू नॉट पुट any minimum threshold for R square। ठीक है, हायर आर स्क्वायर क्या फिट करता है? बेटर फिट, बेस्ट फिट। ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इंप्लाइज बेटर फिट या बेस्ट फिट। हाउएवर, a minimum value of R square for a given significance value alpha can be derived। using the relationship between F statistic and R square। R स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, उसके बिहाफ पर। ठीक, हाँ, अब था कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कैसे अनबायस्ड या बायस्ड के केस में जाएगी। आर स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, जो तुमने लिखा ना 1 माइनस क्या लिखा था? एस एस ई अपॉन एस एस टी, एस एस ई अपॉन एस एस टी। ठीक है, अब ये 0 कब होगा या 1 कब होगा? जब ये क्वांटिटी तुम्हारी 0 हो जाए। ये क्वांटिटी 0 कब होगी? जब एस एस सी 0 होगा। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल है। एसएससी 0 होने का मतलब ये है कि जो हमने फ्यूचर फोरकास्ट किया था
वो इतना एग्जैक्ट था कि हम अगर कह दें कि भाई 2047 में, है ना, हमारी इकॉनमी 200 करोड़ डॉलर की होगी, ये 200 अरब डॉलर की होगी, उतने लाख डॉलर की होगी, एग्जैक्ट वही आ जाए। अगर हम ये कहें, तुमसे कहते हैं कि भाई तुम आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में अगर तुम इतने घंटे पढ़ोगे 8 घंटे, तो तुम्हारा जो नंबर है वो एग्जैक्ट जो है 500 में 450 होगा। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब हम पहले से पूरी मार्किंग स्कीम बना के रखें। तो जो किसी भी एस्टिमेटर का जो क्राइटेरिया होता है अनबायस्ड होने का, वो कहीं ना कहीं लैग करेगा, या उस पर तुम कहीं ना कहीं कुछ चेक लगाओगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी एस्टिमेटर, जब किसी पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे हो तुम, है ना, तो एग्जैक्ट सैंपल वैल्यूज आए जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकती है ना। भाई मार्केट में सेम सिचुएशन हो जरूरी नहीं है ना, कुछ तो चेंजेस आएंगे। हाँ, तुम कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में रखने पर इतना मैक्सिमाइज कर सकता है, बट एग्जैक्ट 1 हो जाएगा ये तुम नहीं कह सकते और होगा भी नहीं। तो 0.95, 96, 97 तक तो ठीक है, बट एग्जैक्ट 1, है ना, या एग्जैक्ट 0 भी शायद नहीं। इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 ही सुटेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रीडिंग डालो। हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट। हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ब्रैकेट में लिखना टी टेस्ट। जो कोर्स में है तुम्हारे एकदम एग्जैक्टली चीज़ें हैं जो पढ़ा रहा हूँ, एग्जैक्ट एग्जाम में आता है। पेपर उठा के देखना प्रीवियस ईयर का कहीं पे होगा तो। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे ध्यान से। टी क्या होता है? टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? लिखो, थोड़ा सा लिखो, तो ख़त्म कर दें आज इसको, ये टॉपिक फिनिश करें। द रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा 1, द रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा 1। ठीक है, टेस्टिंग किससे कर रहे हैं हम? कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट की वैल्यू वो होगी कि नहीं होगी, है ना। द रिग्रेशन कोफिशिएंट बीटा 1 captures the existence of a linear relationship between the response variable and the explanatory variable. Full stop. If अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाए, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एप्साइलन आई। ठीक है, अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 होगी तो दिस इज क्या होगा? ये भाई बीटा 1 की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों बीच कोई रिलेशनशिप कुछ है ही नहीं है कुछ भी। वो तो एग्जैक्ट एक वैल्यू हो गई, y की वैल्यू एक ये है, उससे कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। लिखो,
If beta 1 is equal to 0, then we can conclude that there is no significant linear relationship between the two variables. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे बीटा 1 के लिए कि भाई, और उसको चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स, उस तरीके का। तो जो तुम्हारा मॉडल सिंपल सा होगा, जो लिखने के लिए आता है उसको लिख लो सिंपल बीटा 1 के लिए। द नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट भी लिख लो साथ में, द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर द SLR model H0 लिखो, there is no relationship between x and y या इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड H1 is there exist at least, या तो चलो मान लो मल्टीपल केस में होगा, there is a relationship between x and y, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस के डेफिनेशन में ही अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं प्रूफ होता है, और कहीं ना कहीं जो प्रूफ करना चाहते हैं वो होता है। तो नल हाइपोथेसिस होती क्या है, पढ़ा है कभी? नल हाइपोथेसिस की मीनिंग क्या है? चलो तुम पहले समझा देते नल हाइपोथेसिस क्या होती है, क्योंकि अभी लिखवाएंगे फिर तुम्हें बाउंस करेगा। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस? देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसको हम टेस्ट करेंगे, और इस टेस्टिंग पर अगर हमें इसके अगेंस्ट कुछ भी मिलता है तो टेस्ट हमारा ये फेल कर जाएगा, ठीक है। जैसे हम सपोज, एक सिंपल सी बात है, एक हमने क्राइटेरिया रखा कि इस पूरे कहते हैं सत्यकाम भवन में कोई भी डेंगू का लार्वा नहीं है ना। बट हमें किसी पॉइंट पर डेंगू का एक भी मिल जाता है तो हम कहेंगे कि भाई है यहाँ पर, मतलब हमारा जो क्राइटेरिया था, जो हमारा सब्जेक्टिव बिहेवियर था कि नहीं है, वो फेल कर गया। तो नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस, लिख लो डेफिनेशन इसकी। Null hypothesis is the hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true, ठीक है। नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन अंडर द assumption दैट इट इज ट्रू, ठीक है। देन व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस? इज दिस कि नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना। और हम कोई अगर टेस्ट प्रोसेस पे लगाएं जिसपे कि हमारा ये फेल कर जाए तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस होगी, which is tested for possible rejection under the assumption that it is true। तो अल्टरनेट में क्या हो गया? there is no relationship between x and y, ठीक है।
चलो क्लोज कर दो, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इस पर, थोड़ा सा लेंदी है ये।